हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। तो हम लोग फ्रांस की क्रांति का भारतीय भुवन जो बुक है उसके अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में करों का बोझ सबसे अधिक किस पर था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि ये साधारण जनता पर था। थोड़ा सा अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में कि 90% जनता ऐसा था जो किसान था। ठीक है, 90% जनता ऐसा था जो किसान था और 10% ऐसे लोग थे जिसमें पादरी लोग आते थे। ठीक है, पादरी लोग आते थे, चर्च के बड़े जो लोग होते थे वो आते थे, फिर उसके साथ जो आते थे वो कुलीन वर्ग आते थे। तो ये सभी 10% में आते थे, लेकिन इन 10% लोगों में 60% जो भूमि थी वो इन्हीं लोगों के पास था। यानी पादरी लोग के पास था, चर्च के लोग के पास था, कुलीन वर्ग के पास था, और बाकी जो 40% बचा यहाँ पे जमीन ये किसान पर थे। फिर भी इनको सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि ये जो लोग थे पादरी वर्ग और चर्च के लोग या कुलीन वर्ग, ये लोग टैक्स नहीं देते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि साधारण जनता पर सबसे अधिक टैक्स बांधा गया था, सबसे ज्यादा अधिक टैक्स ये लोग देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व कोश के संपादक कौन थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपको अति लघुतरीय में कि विश्व कोश के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्व कोश के जो लेखक हैं उनका नाम है दिदरो। ठीक है, उसका क्या नाम है? दिदरो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिदरो। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो विश्व कोश को 35 खंडों में प्रकाशित किया गया था। आप लोग ध्यान रखना, ये जो विश्व कोश था इसको 35 खंडों में प्रकाशित किया गया था। आप लोग ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कि विश्व कोश को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 35 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगर दिदरो की बात करें तो ये 1713 से 1713 से 84 ईस्वी तक के ये रहे हैं। 1713 में इनका जन्म हुआ था, 1784 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा, किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, या कहीं कहीं इसको शेर भी लिख देता है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर की शासन उत्तम है, ये किसने कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टेयर। आप लोगों को बता दें कि वॉल्टेयर का जो टाइम रहा है वो 1694 से लेकर के 1778 तक रहा है। ठीक है, इसने और भी चीजों को यहाँ पे अपने मतलब बुक के माध्यम से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। अगर इनकी बुक की बात करें तो इन्होंने सबसे उल्लेखनीय जो बुक है वो है ला हेनरी एड, आप लोग ध्यान रखना। और अगला है लेटर्स फिलोसोफिक्स, ध्यान रखना, ये दो इनके पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आता है स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को, स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ किया गया था, या किस तिथि को बुलाई गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 मई 1789 ईस्वी को इस सेट्स जनरल का बैठक बुलाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको कहां बुलाया गया था इस जनरल का बैठक, तो आपको याद होना चाहिए बरसाए में बुलाया गया था। कहां? बरसाए में, और एक आलीशान महल था उसी में इसकी बैठक बुलाई गई थी। ध्यान रखना, इसमें कहां बुलाई गई थी? तो बरसाए में। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसमें आपसे पूछा है कि सम्राट लुई 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई थी। आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि सम्राट लुई 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
कि लुईस सोलामा को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई थी। आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको फांसी किस चीज पर दी गई थी, तो ध्यान रखना गिलोटीन पर चढ़ा करके इनको फांसी दी गई थी और सभी के सामने दी गई थी, सार्वजनिक रूप से दी गई थी। और इन पे जो आरोप लगा था या इन पे जो मुकदमा था वो मुकदमा ये लगा था कि ये देशद्रोही हैं, ठीक है, ये देशद्रोह का इन पर मुकदमा लगा था और इनके बाद इनको फांसी पर चढ़ा दी गई थी, जो गिलोटीन पर चढ़ा करके इनकी हत्या की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। और गिलोटीन क्या है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि गिलोटीन एक प्रकार का मशीन होता था जिस पर अपराधी का सिर रख करके उसे धड़ से अलग कर दिया जाता था। यहाँ पे ध्यान रखना गिलोटीन क्या है, तो गिलोटीन एक मशीन है और वो ऐसा मशीन है जिसपे किसी व्यक्ति का सर रख देने के बाद उसे धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस प्रकार के गिलोटीन होता था। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नेशनल असेंबली ने मताधिकार किसे दिया? नेशनल असेंबली ने मताधिकार किसे दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सक्रिय नागरिकों को दिया था। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। तो यहाँ पे लिखा है कि मतदाता बनने के लिए प्रत्येक पुरुष को 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए थी। यानी उस जमाने में कितने वर्ष होना चाहिए था? 25 वर्ष। और आज के जमाने में आप लोगों को पता ही होगा कि जिस व्यक्ति की उम्र या जिस पुरुष की या जिस महिला की उम्र 18 वर्ष से पार हो गई तो वो वोट देने का या मताधिकार का उनका अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे 25 वर्ष की थी और इसमें सक्रिय जो होना चाहते थे उन्हीं लोगों को दिया गया था, निष्क्रिय लोगों को नहीं दिया गया था। मताधिकार का जो अधिकार होता है उसे उन्हें वंचित रखा गया था। और साथ में ये भी रखा गया था कि जो सक्रिय लोग हैं और वैसे सक्रिय लोग जो कर देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उन्हीं को मत देने का अधिकार था। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का जो है वो क्वेश्चन में कहता है कि महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने जारी किया था? महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने जारी किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन होगा राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली ने। किसने जारी किया था? तो राष्ट्रीय सभा एवं नेशनल असेंबली ने इस घोषणा पत्र को जारी किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले चैप्टर का जो अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का, उसमें आपसे मुलाकात होगी। इसका लघु भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा और उसके बाद दीर्घ क्वेश्चंस को भी अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।